हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 34। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर में लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई किसे कहते हैं वो तो हमने देख लिया, बट अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई के कौन कौन से ऑब्जेक्शन होते हैं, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है और सप्लाई शेड्यूल के कितने पार्ट होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो इन दोनों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो पहले समझते हैं लॉ ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं। तो मानो कि ऐसा जगह जहां पर हम कानून या फिर किसी भी नियम को तोड़ नहीं सकते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए अगर आपने हेलमेट नहीं पहना और पुलिस ने आपको धर लिया, ये होगा लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि वैसे नियम जिसे हम तोड़ ना सके लेकिन हम उसे तोड़े तो उसको कहेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। आपने हेलमेट नहीं पहना बट हेलमेट पहनना नेसेसरी था, तो वो होगा लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई घटेगी तो प्राइस घटेगी। तो जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेजेस दैट अदर थिंग्स रिमेन सेम, यानी कि जितने भी चीजें होते हैं सब सेम होते हैं, सारे चीजें सेम होते हैं। हायर द प्राइस ग्रेटर इज द क्वांटिटी सप्लाई, जब प्राइस हाई होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा, एंड लोअर द प्राइस एंड स्मॉलर इज द क्वांटिटी सप्लाई, और जब प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई गिर जाएगी। जैसे कि इसमें हम ग्राफ देख सकते हैं कि एक रुपये प्राइस पर 10 रुपये यूनिट बढ़ा, 2 रुपये प्राइस पर 20 रुपये हुआ, 3 रुपये प्राइस पर 30 रुपये हुआ और 4 रुपये प्राइस पर 40 रुपये हुआ। ये हो जाएगा प्राइस ऑफ क्वांटिटी और ये हो जाएगा क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इसके एग्जप्शन देखते हैं, तो इसके एग्जप्शन क्या होते हैं उसको समझते हैं। एग्जप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी सप्लाई। पहला ऑब्जेक्शन, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप समझो ऐसे कि जब कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब कोई प्रोडक्शन करता है तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज में चेंज आती है तो वो इसके खिलाफ होता है, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के खिलाफ होता है। और सप्लाई कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब चेंज नहीं आएगा तो लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। लेकिन जब हमने पढ़ा था कि सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं, तो इसमें बोला गया था देयर इज चेंजेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विथ द राइजेज इन प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऑल्सो राइजेज, यानी कि जो प्राइस हमने लगाया था इनपुट यानी कि मटेरियल में, अगर उससे ज्यादा हमें प्रॉफिट होती है, मटेरियल हमने 10 रुपए लिया बट हमारा जो मार्केट प्राइस है वो 25 रुपए है, तो हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट 15 रुपए होगी। तो जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 15 रुपए हो रहा है उसको कहेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्राइस के बेस पर अपना प्रोडक्शन को बढ़ा देना। तो इसमें बोला गया है कि जब प्राइस मेरा इनपुट का कम है और हमारा सप्लाई ज्यादा है, उसका प्राइस ज्यादा है, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर हमारे पास प्राइस कम है और उसकी सप्लाई कम है तो हम उसको सप्लाई कम कर देंगे तो हमारी प्रॉफिट भी बहुत कम हो जाएगी, तो उसको कहेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बट इसमें बोला गया है कि देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, जो चीज दी गई है उसी चीज को करनी है, तो इसे बोलेंगे पहला लॉ। दूसरा बोलता है देयर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक यानी कि ऐसा मशीन जो अभी जो काम कर रहा है उसी मशीन, यानी कि एक मशीन जो है 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है पर आवर के रफ्तार से, तो वही मशीन एडवांस हो चुका है और वो मशीन अभी आया हुआ है। तो वो जो एडवांस मशीन है उस एडवांस मशीन के पास इतना ताकत है कि वो 1 घंटा में 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर दे, तो इसको बोलेंगे टेक्निक चेंज। यानी कि इसमें बोला गया है कि देयर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, अगर प्रोडक्शन में चेंज आ जाएगी तो लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे कि इसमें बोला गया है चेंजेस इन टेक्निकल्स, तो इट प्रोडक्ट्स मेक्स यू use of new technology that help in reducing its cost of production।
जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है उससे हमारी ये प्रॉफिट होती है कि हम जो मटेरियल यूज करते हैं उसकी प्राइस बहुत कम हो जाती है और हमारी जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ती चली जाती है। इट इंश्योर अ हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड इट सप्लाई का मांग बढ़ जाता है। इन केस ऑफ ओल्ड टेक्निकल सप्लाई ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट विल बी फॉल, यानी कि जो पुराने मशीनरी होंगे उससे सप्लाई हमारी कम निकलेगी तो हमारे जो मार्केट में प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर है या फिर प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगी। इससे हमारा मार्केट सप्लाई या फिर मार्केट डिमांड कम हो जाएगा। तो ये होता है टेक्निक। लेकिन इसमें बोला गया है कि इसमें चेंजेस होगी अगर मार्केट में जो नया मशीनरी है उस मशीनरी से हमारे जितनी फायदे हो रही है अगर वो हमारा फायदा करवा रहा है तो हम उसे अडॉप्ट करेंगे। बट ये जो लॉ ऑफ चेंजिंग है, देयर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसमें बोला गया है कि अगर हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस करते हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। और तीसरा बोलता है देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स स्पेशली सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉमोडिटी यानी कंप्लीमेंट्री गुड्स क्यों नहीं? क्योंकि कंप्लीमेंट्री गुड्स में जैसे चीजें होते हैं, यानी कि मानो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये कार का 1 रुपये प्राइस है, ये 2 रुपये प्राइस है, तो ये जो कार 1 है इसका प्राइस बढ़ा, मान लो इसका प्राइस बढ़ गया तो इसका भी प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि जो कार होते हैं वो पेट्रोल के लिए ही काम करते हैं। जब कार ही नहीं रहेगा तो पेट्रोल किस काम का, और जब पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो कार किस काम का। बस उसी तरह से यानी कि ये दोनों एक अंतर रिलेटेड काम करते हैं, एक के बिना कोई नहीं, एक दूसरे के बिना कोई नहीं। इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स पे काम करते हैं ताकि वो अपने अल्टरनेट ढूंढ सके, यानी कि एक गुड्स से हम दूसरे गुड्स पर शिफ्ट हो जाए, उसे बोलते हैं। तो इसे बोला गया है कि देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर रिलेटेड गुड्स में चेंज होगी तो हम अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स को खोजेंगे और उसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे, उसे बोलते हैं देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। चौथा, गोल ऑफ फर्म रिमेन्स अनचेंज, यानी कि जो फर्म का गोल होता है कि मान लीजिए एक ही मशीन से हम 1 घंटा में 10,000 प्रोडक्शन करते हैं, बट हमें लगता है कि आगे जाकर हमें इसके बढ़ाना है, स्केल्स बढ़ाना है, एक मशीन से हम इसको 20,000 प्रोडक्शन करवाना है और हमें प्रॉफिट भी बढ़ाना है। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम एक ही मशीन से अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा ले तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ फर्म अनचेंज, यानी कि इसमें अगर फर्म चेंज हो जाएगा तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। लेकिन हम जो पढ़े उसमें बोला गया कि एक मशीन, मान लीजिए ये मशीन है, मान लीजिए ये जो चीजें हैं, ये मान लीजिए टेप खोपी है और ये एक अल्टरनेट चीज है, ठीक है। इससे हम इसी से इसको कनेक्ट करके जोड़ते हैं कि बोला गया है देयर इज नो फर्म अनचेंज। फर्म मानिए ये एक कंपनी बनाता हो, एक कंपनी इसे एक दिन में 10,000 यूनिट बनाता हो, एक ही दिन में इस ऐसा ही 10,000 यूनिट बनाता है, और ये जो इंक है इसी से एक आदमी या फिर एक मशीन 25,000 यूनिट बनाता है। तो बोला गया है कि अगर हम मार्केट में इससे भी ज्यादा सप्लाई ला दे तो 10,000 यूनिट के बदला 20,000 यूनिट जहां जहां जरूरत हो वहां पे चले जाए, जैसे गांवों में, शहरों में, वहां तक ही चले जाए, तो इसका होगा नंबर ऑफ चेंज। इसमें बोला गया कि अगर चेंज आ गया तो लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा, बस वैसा ही है। और अदर लास्ट है कि देयर इज नो चेंज इन फंक्शन, देयर इज नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्शन अबाउट प्राइस। अगर इसी पेन का प्राइस अभी 10 रुपए है और इसकी प्राइस फ्यूचर में जाकर बढ़ने वाली हो, मान लो कि तुम्हें लगता है कि इसकी प्राइस अभी 10 रुपए है, बट अभी इसका प्राइस 10 रुपए है और फ्यूचर में इसका प्राइस 50 रुपए हो गया हो, तो क्या इसकी क्वांटिटी और सप्लाई घटेगी या नहीं? प्राइस में गिरावट आएगी, सप्लाई में गिरावट आएगी, डिमांड में गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया है। बस उसी तरह से ये हो जाएगा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और ये सारे चीजों पे काम करता है। अब देखते हैं सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल और डिमांड ये दोनों एक अल्टरनेट रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि जो सप्लाई शेड्यूल है सेम वैसा ही डिमांड शेड्यूल भी है, और सेम जैसा डिमांड शेड्यूल है सेम वैसा ही सप्लाई शेड्यूल है। देखते हैं एग्जांपल के साथ। सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट that gaps full adoption of supply of a
particular commodity at different price at a point of time। उसमें क्या बोला गया था कि डिमांड में कि यह एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है जो किसी एक व्यक्ति का या फिर किसी व्यक्ति का क्वांटिटी और प्राइस दिखाता हो टेबुलर प्रेजेंटेशन में, वो भी एट अ प्राइस जो वो लोग खरीद सकता है। तो इसमें बोला गया है कि ये भी एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है, बट ये दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई को, कितना हमें सप्लाई मिला उसको दिखाता है एट अ डिफरेंट प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक डिफरेंट प्राइजेस पे और एक समय पे उसको दिखाता है। जैसे कि एग्जांपल के साथ देख सकते हैं कि ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया सप्लाई। प्राइस 1 पर क्वांटिटी 10 हो गया, प्राइस 2 पर क्वांटिटी 20 हो गया, प्राइस 3 पर क्वांटिटी 30 हो गया, प्राइस 4 पर क्वांटिटी 40 हो गया और प्राइस 5 पर क्वांटिटी 50 हो गया। सेम एक और देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल कितने होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल। फर्स्ट, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। कैसे? तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं? एन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन of different quantity offered for sale all different price of a firm। हमने डिमांड शेड्यूल में पढ़ा था कि ये 2 तरह के होते हैं, पहला इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। सेम वैसा ये भी है। इसमें हम पढ़ेंगे कि सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं। सप्लाई शेड्यूल 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, दूसरा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं? तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल उसे कहेंगे जो किसी मार्केट में किसी एक व्यक्ति का प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई को दिखाता हो, उसे बोलेंगे सप्लाई शेड्यूल। और मार्केट यानी कि जो डिमांड में बोला गया था कि सप्लाई शेड्यूल हो गया। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं? तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल उसे कहते हैं जो किसी मार्केट में किसी एक व्यक्ति का प्राइस और क्वांटिटी सिर्फ दिखाता हो, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और सप्लाई में किसी एक व्यक्ति का प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई दिखाता है तो उसे बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं प्राइस 1 पर क्वांटिटी सप्लाई 5 हो गया, प्राइस 2 पर क्वांटिटी सप्लाई 10 हो गया, प्राइस 3 पर क्वांटिटी सप्लाई 15 हो गया और प्राइस 4 पर क्वांटिटी सप्लाई 20 हो गया, प्राइस 5 पर क्वांटिटी सप्लाई 25 हो गया। ये हो गया ए आदमी। और एक और आ जाएगा बी आदमी। प्राइस क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस 1 पर क्वांटिटी सप्लाई 10 हो गया, प्राइस 2 पर क्वांटिटी सप्लाई 20 हो गया, प्राइस 3 पर क्वांटिटी सप्लाई 30 हो गया, प्राइस 4 पर क्वांटिटी सप्लाई 40 हो गया और प्राइस 5 पर क्वांटिटी सप्लाई 50 हो गया। ये हो जाएगा ए आदमी और ये हो जाएगा बी आदमी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बस थोड़ा सा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल कैसे कहते हैं? तो पहले हम समझते हैं कि इंडिविजुअल हो गया। मार्केट सप्लाई शेड्यूल के पहले हम समझेंगे कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल होता क्या है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल उसे कहते हैं जो किसी मार्केट में पूरे व्यक्तियों के समूह का क्वांटिटी और प्राइस को टेबुलर प्रेजेंटेशन में शो करवाना मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है। और सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं? तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल वो होता है जिसमें पूरे मार्केट के पूरे व्यक्तियों के प्राइस और क्वांटिटी प्राइस को टेबुलर प्रेजेंटेशन में शो करवाता है, उसे बोलेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ से देख सकते हैं कि मान लीजिए पूरे मार्केट में मात्र ए आदमी और बी आदमी है, मतलब 2 ही आदमी हैं। तो इन दोनों आदमी को जोड़कर जो नया आदमी निकलेगा, यानी कि नया प्रेजेंटेशन निकलेगा, वो होगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल, यानी कि पूरे मार्केट का सप्लाई। और ये हो जाएगा इंडिविजुअल, यानी कि किसी एक व्यक्ति का सप्लाई। तो इन दोनों को जोड़कर निकालते हैं। 5 10 कितना होगा? 15, 10 20 कितना होगा? 30, 15 30 कितना होगा? 45, 20 40 कितना होगा? 60, 25 50 कितना होगा? 75। यानी कि आप देखें कि ये इन दोनों को जोड़कर ही हम इसको निकाले हैं। तो ये हो गया मेरा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो दोस्तों आज हमने यहीं तक देखा, कल देखेंगे कि नया चैप्टर क्या आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।